आज इस सेशन में हम करने जा रहे हैं नाउन के रूल्स या फिर मेजर पॉइंट्स, ठीक है। और हम करने वाले हैं नाउन के सारे मेजर पॉइंट्स को कवर, ठीक है। और आज है हमारा नाउन का सेकंड सेशन यानी कि दूसरा क्लास, ठीक है। कल तक हमने देखा है अप टू पॉइंट नंबर 8। कहां तक हमने देखा? पॉइंट नंबर 8 तक, ठीक है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 9 और उसके बाद, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट नंबर 9 है वो क्या रेफर कर रहा है? एक ऑर्डिनल नंबर को। किसको? व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्डिनल नंबर? अगर मैं पूछूं आपसे या कोई भी आपसे पूछे कि एक ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, तो आप सिंपली उसको कह दीजिएगा ऑर्डर। बोलिए। यस, ऑर्डर या क्रम दिखाने वाली संख्याओं को हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। मैथमेटिक्स की भाषा में कहें, कार्डिनल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, जहां तक जा सकते हैं, और वही उसी का ऑर्डिनल नंबर बनता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जहां तक जा सकते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि जब भी हम किसी संख्या में ST, ND, RD या TH लगा दें तो वो बन जाता है क्या? एक ऑर्डिनल नंबर। क्या बन जाता है? यस, समझ में आ रही है बात? करेक्ट, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डर दिखाने वाला नंबर, यानी कि क्रम दिखाने वाला संख्या। सिंपल है, करेक्ट। रूल क्या कहता है वो समझते हैं। देखिए रूल कह रहा है एन ऑर्डिनल नंबर कैन नॉट बी यूज्ड जस्ट आफ्टर अ नाउन, है ना। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई नाउन आ गया, क्या आ गया? नाउन आ गया, संज्ञा आ गया, ठीक है, तो हम उसके तुरंत बाद हम क्या नहीं यूज कर सकते हैं? ऑर्डिनल नंबर नहीं यूज कर सकते हम। समझ में आई बात? वी कैन नॉट यूज एन ऑर्डिनल नंबर जस्ट आफ्टर अ नाउन। अब ये साबित कैसे होता है गाइज? साबित होता है एग्जाम्पल को देखकर। अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए एग्जाम्पल में पहले आपको एक गलत सेंटेंस दिख रहा है ना, एक रॉन्ग सेंटेंस दिख रहा है। रॉन्ग क्या है? पढ़िए, रॉजर इज रीडिंग इन क्लास 10। ये नॉर्मल, हम जब बोलचाल की भाषा, कॉलोक्वियल इंग्लिश की बात करें तो हम नॉर्मली हम लोग कह देते हैं आई एम रीडिंग इन क्लास 10, माई ब्रदर माई सिस्टर इज रीडिंग इन क्लास 10, क्लास 10th में मैं ऐसा करता था, कहते हैं ना क्लास 9th में मैं ऐसा करता था। तो ये गलत है, ऐसा कहना गलत है। आपको क्या कहना होगा? क्लास 10। क्या सही होगा इसमें? देखिएगा, यस, तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉजर इज रीडिंग इन क्लास 10। या क्लास क्या है? नाउन है, और रूल कहता है किसी भी नाउन के तुरंत बाद क्या नहीं आएगा? ऑर्डिनल नंबर, ठीक है ना। यानी कार्डिनल नंबर आ सकता है, ऑर्डिनल नंबर नहीं आ सकता। बात समझ में आई? वी कैन यूज अ कार्डिनल नंबर आफ्टर अ नाउन, और वी हैव टू यूज अ कार्डिनल नंबर आफ्टर अ नाउन, बट वी कैन नॉट यूज व्हाट? ऑर्डिनल नंबर। क्लियर है ना? ऑर्डिनल नंबर। एनी डिफिकल्टी? किसी को भी कोई भी समस्या समझने में है तो पूछिएगा, ओके? Any difficulty? Anyone? All right. So let's continue. Is there any confusion? No, sir. All right. So मैंने अभी बताया फर्स्ट में, यानी कि रूल नंबर या पॉइंट नंबर 9 जो हम आज कर रहे हैं, ठीक है, कल के बाद कनेक्टेड होके, ठीक है। बेसिकली इसमें ये हमने समझने की कोशिश की कि जो आमतौर पर गलतियां हम कर देते हैं ऑर्डिनल नंबर के यूज में, वो नहीं करना चाहिए। और ये गलती क्या होती है कि किसी भी सेंटेंस में हम जब देख के ऑर्डिनल नंबर देखें और वो किसी नाउन के तुरंत बाद यदि आ रहा हो तो गलत हो जाएगा। हमें किसी भी नाउन के तुरंत बाद कोई ऑर्डिनल नंबर यूज नहीं करना। वी जस्ट हैव टू यूज व्हाट?
a cardinal number. Clear? Yes. Now we are stepping ahead towards rule number 10. See, rule number 10 क्या कहता है? रूल नंबर 10 क्या था? जो अभी हमने पढ़ा है ना, रूल नंबर 9, उससे रिलेटेड ही है. ठीक है, ये कह रहा है क्या? An ordinal number is used before a noun. ऑर्डिनल नंबर अगर हमें यूज करना है तो किसके पहले करना है? नाउन के पहले करना है. किसके पहले करना है? वेरी गुड, नाउन के पहले करेंगे. नाउन के तुरंत बाद नहीं करेंगे, नाउन के ठीक पहले करेंगे. नाउ लेट्स सी द सेंटेंस. जो अभी हम लोग पिछला सेंटेंस हमने देखा था पॉइंट नंबर 9 के अंदर, उसी का करेक्ट वर्जन अगर हमें मान लीजिए 10th लगाना ही है, जैसे आप लोग अगर कहें कि नहीं सर 10th लगाना ही हो, तो हम कैसे लगाएंगे? तो ऐसे लगाएंगे, रॉजर इज रीडिंग इन द 10th क्लास. ठीक है ना? रॉजर इज रीडिंग इन द 10th क्लास. अगर हम ऐसे बोल दें जैसे पॉइंट नंबर 9 में था कि रॉजर इज रीडिंग इन क्लास 10th, तो गलत. रॉजर इज रीडिंग इन क्लास 10 या रॉजर इज रीडिंग इन द 10th क्लास. इन दोनों में से कोई एक बोलेंगे. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का? Yes, sir. अभी हम लोग आगे बढ़ें. Yes, sir. यस, नाउ लेट्स सी पॉइंट नंबर 11. पॉइंट नंबर 11 समझते हैं. ओके, लेट्स सी पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है. देखिए पॉइंट नंबर 11 कहता है विटनेस. क्या कहता है? विटनेस. विटनेस का मतलब क्या होता है बताइए? गवाह. राइट. सपोज जैसे गवाह कौन होता है? इंसान होता है कि कोई जानवर होता है या कोई वस्तु होता है? हाँ, वस्तु. अच्छा, गवाह कोई सजीवी होगा ना. अच्छा, लेकिन जब शादी के 7 फेरे होते हैं तो वहां पे भी कहते हैं, ठीक है, कि ये जमीन, आसमान, ये अग्नि, ये सब कुछ क्या है? इस विवाह के साक्षी हैं, कहते हैं ना. तो गवाह का शुद्ध हिंदी साक्षी होता है, लिख लीजिएगा. ठीक है, साक्षी, जिसने देखा, जिसने कोई काम होते हुए देखा. तो ये हमेशा एक, देखिए वहां पे अग्नि, आसमान, जमीन, जो भी है, जिसकी भी बात करते हैं, उसको एक पर्सोनिफिकेशन देते हैं. क्या देते हैं? पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण. तो उस हिसाब से वो विटनेस ही होंगे. क्या होंगे? लेकिन आम जिंदगी में विटनेस कोई सजीव होता है. ठीक है, याद रखिएगा. और सेकंड क्या वर्ड दिख रहा है हमें? कौन सा नाउन दिख रहा है हमें? एविडेंस. क्या दिख रहा है हमें? एविडेंस मतलब क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है, गवाही या सबूत. गवाही या सबूत. समझ में आ रही है बात? गवाही या सबूत. ठीक. अब आप बताइए, कोई इंसान गवाही होगा या कोई वस्तु गवाही होगी या कोई काम गवाही होगा? एविडेंस. जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि ये पेन किसी का, एक मान लीजिए कोई चाकू कहीं गिरा हुआ है, ठीक है, और वहां पे किसी पर हमला हुआ था, तो चाकू जो है वो विटनेस होगा कि एविडेंस होगा? एविडेंस होगा. लेकिन एक आदमी ऐसा होता हुआ देखा था, एक आदमी ऐसा होता हुआ देखा था, वो क्या होगा? वेरी गुड, वो विटनेस होगा. गॉट इट एवरीवन? चलिए, अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है देखिएगा. अब किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा आज से. यानी आज से आपकी ओरिजिनली आपकी पढ़ाई शुरू होती है यहाँ से. ठीक है, कि एक्चुअली में एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आता है ना, और हमारे बेसिक चैप्टर यानी कि नाउन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं. लेकिन सही गलत का फासला मालूम रहेगा तभी आपसे क्वेश्चंस भी बनेंगे, है ना. अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ना कि विटनेस कोई सजीव होगा, ठीक है, जिसके आंखों से, जिसने देखा है, जिसने अपने आंखों से देखा है कुछ होता हुआ. क्लियर. और एविडेंस जो होगा वो नॉर्मली कोई एक्शन या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है, गवाही, सबूत. क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ सेंटेंस पे ध्यान दीजिए. सेंटेंस कह रहा है he gave a false witness against that man. यानी कि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के खिलाफ, है ना, झूठी गवाही दी कि झूठा गवाह दिया. बताइए, एक आदमी है वो कोर्ट जाएगा, एक आदमी है वो कोर्ट में जाता है, अदालत में जाएगा, और वो किसी इंसान के खिलाफ गवाह देगा कि गवाही देगा? गवाही देगा, क्योंकि गवाह तो वो खुद है. तो इंसान यहाँ पे देखिए, ये गलत सेंटेंस हो गया ना, द सेंटेंस इज रॉन्ग. राइट. सही क्या होगा? करेक्ट क्या होगा? ही गेव अ फॉल्स एविडेंस. ही गेव अ फॉल्स एविडेंस अगेंस्ट दैट मैन. उसने उस व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही दी. तो गवाही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिखा हुआ है एविडेंस. क्लियर हुआ? कहीं कोई डिफिकल्टी समझने में? चलिए आगे बढ़ा जाए. आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन है, द मैन वेंट टू द कोर्ट एज ही वॉज द ओनली एविडेंस ऑफ दिस केस. मतलब एक आदमी अदालत जाता है या गया, एक आदमी कहां गया? अदालत में गया, क्योंकि वह इस घटना का इकलौता क्या था?
गवाह था कि गवाही था? लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? तो एविडेंस क्या सही है? क्या सही होगा? वेरी गुड, विटनेस। क्या सही होगा? विटनेस। अच्छे समझ में आ गया? वेरी गुड। इसके बाद एक आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, ठीक है ना? तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे ताकि आपका डाउट, जो अगर बचा खुचा डाउट भी रह जाए तो वो क्लियर हो जाए। टेस्ट कम डिस्कशन, क्लियर है? बहुत जल्दी करेंगे नाउन को कंप्लीट करके। हैव यू रिटन द क्वेश्चन? ओके, now we are stepping ahead towards the next point, and that would be point number 12. So let's see point number 12. ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा भी और ध्यान से लिखिएगा। क्लियर? देखिए ये क्या कह रहा है गाइस, प्लूरल फिगर। यहां पे फिगर का मतलब चित्र नहीं है, फिगर का मतलब यहां है संख्या। लिख लीजिएगा, फिगर का मतलब क्या है? संख्या। प्लूरल फिगर इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन। एक बहुवचन संख्या के बाद आम तौर पर प्लूरल नाउन ही आता है ना? लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? जैसे हम 5 बॉय बोलते हैं कि 5 बॉयज कहते हैं? 5 बॉयज कहते हैं। 10 हॉर्स बोलेंगे कि 10 हॉर्सेस बोलेंगे? 10 हॉर्सेस बोलेंगे। लेकिन ये रूल थोड़ा उल्टा चल रहा है, ये रूल थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? प्लूरल फिगर इज फॉलोड बाय अ, I think there is an echo. Please mute yourselves. A plural figure is followed by a singular noun, right? In case it depicts one idea. फिगर मीन्स क्या बोले? आपकी तरफ से echo हो रहा है, आप प्लीज अपना ठीक कर लीजिएगा। अब प्लूरल फिगर, फिगर का मतलब मैंने संख्या बताया, ठीक है? तो ऐसी कोई भी बहुवचन संख्या यानी प्लूरल फिगर कहीं अगर आ जाए तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा यदि ये क्या दिखा रहा हो, डिपिक्ट कर रहा हो किस चीज को? एक आइडिया या एक बिलीफ को, यानी एक मत को दिखा रहा हूं, ठीक है? जैसे कि मैं आपको, सपोज कीजिए कि मैं आपको 50 रुपए देता हूं, ठीक है? तो मैं 50 रुपए आपको कैसे कैसे तरीके से दे सकता हूं बताइए? एक एक का सिक्का दे सकता हूं 50, है ना? 2-2 का सिक्का कितना दे सकता हूं? 25। 5-5 का सिक्का कितना दे सकता हूं? 10। 10-10 का रुपए अगर नोट दूंगा तो 5, और 50 का अगर हो तो, समझ में आ रहा है ना? तो जब भी हम बात करें, ठीक है, जब भी हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, जब भी हम बात करेंगे कि अगर डेनोमिनेशन, लिख लीजिए डेनोमिनेशन। डेनोमिनेशन का मतलब क्या होता है? प्रिंटेड करेंसी। क्या होता है बोलिए? यानी कि मुद्रा, ठीक है? छपी हुई मुद्रा को डेनोमिनेशन कहते हैं, ठीक है? DENOMINATION, डेनोमिनेशन। लिखिए सबने। तो जब भी हम डेनोमिनेशंस की बात करते हैं ना, तो ये रूल वहां अप्लाई हो जाता है, ठीक है? अब देखिए, इसको समझने के लिए आप सीधे एग्जांपल पर आइए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, क्या है? गिव मी अ 500 रुपीज नोट। क्या दिख रहा है? ठीक है, यहां पे बात किसकी हो रही है? 500 रुपए की, है ना? 500 रुपए की बात हो रही है ना? लेकिन वो 500 रुपए का एक नोट का बात कर रहा है कि किसी भी तरह से दिया जा सकता है? सेंटेंस के हिसाब से बताइए। नोट, एक नोट। 500 रुपए का कितना नोट? एक नोट। उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, करेक्ट? तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। गलत कैसे हुआ ये मैं समझाता हूं। अब ध्यान दीजिए, प्लूरल फिगर कहां आ गया? 500 प्लूरल फिगर आ गया, और इसके बाद रुपीज भी प्लूरल ही दिख रहा है जो कि नाउन है, यानी कि ये गलती यहां पे हुई है। अब यहां सुधारेंगे तो क्या होगा? गिव मी अ 500 रुपी नोट। गिव मी अ 500 रुपी नोट। हम यहाँ रुपीज नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ क्या यूज नहीं करेंगे? हाँ, तो रुपीज की जगह क्या यूज होगा? रुपी। कारण समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि मुझे 500 रुपया दो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे 500 रुपए दो, तो मैं बोलूंगा गिव मी 500 रुपीज। यहां रुपीज होगा, क्या होगा? लेकिन अगर मैं शर्त रखूंगा कि मुझे 500 रुपए का एक नोट दो, तब मैं रुपीज नहीं बोलूंगा, तब मैं बोलूंगा गिव मी अ 500 रुपी नोट। यहां रुपीज नहीं होगा। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? इफ यू हैव यू कैन आस्क मी। आप में से किसी को डाउट? तो भी अगर यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे 500 रुपए का 10 नोट दो, ठीक है ना? यही क्वेश्चन है।
मुझे 500 रुपए का 10 नोट दो, 20 नोट दो, 40 नोट दो, जो भी दो, है ना, तो भी वहां रुपी ही रहेगा, क्योंकि जब जब हम नोट, जब हम डिनोमिनेशन की बात करेंगे ना, चाहे सिर्फ नोट में नहीं आएगा, कॉइन में भी यही रूल अप्लाई होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी को कहते हैं मुझे 10 रुपए का एक नोट, एक सिक्का दो, तो आप बोले गिव मी, बोलिए 10 रुपी कॉइन। यहाँ 10 रुपीज नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, रुपी। क्यों? क्योंकि हम डिनोमिनेशन की बात कर रहे हैं ना, मुद्रित या प्रिंटेड या फिर मिंटेड कॉइन की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? समझ में आई बात सबको? इसलिए रुपी हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिखेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल को देखिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। We use a teeth brush to clean our teeth। अब आप ऐसे ही बोल देंगे कि सर टीथ ब्रश थोड़ी ना होता है, आप तो गलत लिख दिए हैं, ठीक है, तो जानबूझ के तो मैंने बताया ना आपको, ठीक है, कि जिस तरह से हम टीथ, देखिए एक दांत को क्या बोलते हैं, टूथ, एक दांत को क्या कहा जाता है, टूथ, और एक से अधिक दांतों को क्या कहेंगे, टीथ। तो हम सुबह में एक दांत साफ करते हैं कि सारे दांतों को साफ करते हैं? तब हम टीथ ब्रश नहीं यूज करना चाहिए था, उस हिसाब से करना चाहिए था ना, टीथ ब्रश, टीथ पेस्ट, लेकिन हम यूज क्या करते हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट। क्यों यूज करते हैं पता है? क्योंकि यहाँ प्लूरल फिगर तो है, लेकिन इंडिकेशन या आइडिया या विचार जो है, बिलीफ जो है, वो एक है, इसलिए वापस से वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। समझ में आ रही बात? इसलिए वी यूज अ टीथ ब्रश नहीं होगा, क्या होगा, टूथब्रश। वी यूज अ टूथब्रश टू क्लीन आवर टीथ, ठीक है, हम अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका कार्य एक साथ है, समूचा का बोध करा रहा है। क्लियर हुआ? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। यस नो में रिस्पॉन्ड कीजिएगा कम से कम। यस सर। Okay, if you have a confusion, you can ask me. No confusion? नो सर। No confusion? नो Great. So now we are stepping ahead. अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 13, ठीक है, रूल नंबर, ये पॉइंट नंबर 13 देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है, काफी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। ये जनरली जो हम लोग अपने कॉलेक्चुअल इंग्लिश में यूज करते हैं ना, फैमिली मेंबर्स करते हैं ना, तो ये रूल या पॉइंट कह रहा है कि हम क्या यूज नहीं करना चाहिए, हमें फैमिली मेंबर्स। इंस्टेड ऑफ फैमिली मेंबर्स वी शुड यूज मेंबर्स ऑफ फैमिली। यानी कि फैमिली मेंबर्स जो टर्म यूज करते हैं या फ्रेज यूज करते हैं हम, इसके स्थान पर हमें क्या यूज करना चाहिए, मेंबर्स ऑफ फैमिली। क्लियर है? अभी इससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, या फिर कहां हम आमतौर पर गलतियां करते हैं। आई एम जस्ट शोइंग एन एग्जांपल। द सेंटेंस यू हैव इज हिज फैमिली मेंबर्स आर कमिंग, मतलब उसके परिवार के सदस्य यहां आ रहे हैं। अच्छा, नॉर्मल बोलचाल में ध्यान दीजिएगा, हम फैमिली मेंबर्स कह देते हैं स्पोकन में, लेकिन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ग्रामर की जहां जहां बात होती है ना, वहां ये अप्लाई नहीं होता है, वहां आपको मेंबर्स ऑफ फैमिली बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है, मेंबर्स ऑफ फैमिली, ठीक है, मेंबर्स ऑफ फैमिली। एनी डिफिकल्टी? यस। जैसे अगर आप हिंदी में ही अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो आप ये थोड़ी बोलते हैं कि उसके परिवार सदस्य आ रहे हैं, नहीं, उसके परिवार के सदस्य आ रहे हैं, यही ना बोलते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ के या का के लिए क्या लगता है, ऑफ। सो द सेम वे द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर कमिंग। सही क्या होगा, द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर कमिंग। आर यू मेकिंग द नोट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स? यस, ठीक है। एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? ऑलराइट, तो नाउ अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 14। यस, रॉन्ग, इंग्लिश टीचर रॉन्ग है, लेकिन एक हिसाब से सही भी है। इंग्लिश टीचर अगर वो इंग्लैंड का निवासी है तो इंग्लिश टीचर है, भले वो उर्दू क्यों ना पढ़ाए, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान इंग्लिश, जैसे मैं अगर इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और अगर मैं अपने आप को बोलूं दैट आई एम एन इंग्लिश टीचर, ठीक है, मान लीजिए कि आप जा रहे हैं टीचर बनने स्कूल में, ठीक है, और आप इंग्लिश के टीचर बनेंगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी एन इंग्लिश टीचर, बट यू आर गोइंग टू बी अ टीचर ऑफ इंग्लिश। क्लियर? जैसे टीचर ऑफ ज्योग्राफी होता है, टीचर ऑफ सिविक्स होता है, वैसे ही। अंडरस्टूड? सो बट फ्रीक्वेंटली हम लोग अगर कॉलोकियल भाषा में गलतियां करते ही हैं, लोग जनरली इस तरह से बोल देते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए।
रूल क्या कह रहा है, देखिए रूल नंबर 14 या पॉइंट नंबर 14 देखिएगा, समझिएगा क्या कह रहा है। अ नाउन नेवर टेक्स एन एडिशनल आईएनजी। एक संज्ञा, अच्छा आईएनजी किस में लेता है, नाउन में या वर्ब में, मुझे पहले ये बताइए। वर्ब में। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें आईएनजी लगकर वो नाउन भी बन जाता है, जिसे हम जेरंड में पढ़ेंगे, ठीक है, वो जेरंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जेरंड। तो कोई भी जो नाउन होता है ना, नाउन में हम जबरदस्ती आईएनजी नहीं लगाते हैं, वर्ब में लगा सकते हैं और नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नाउन के साथ आईएनजी नहीं लगता है। क्लियर, ओके। जैसे आपको एक एग्जांपल यहां दिख रहा होगा, दिस हॉस्टल, यानी कि यह जो हॉस्टल है, प्रोवाइड्स फूडिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज। ये नॉर्मली आप पूरे शहर में घूम जाइए, रांची में भी जैसे घूमिएगा तो आपको दिखाई देगा अलग अलग हॉस्टल्स में, है ना, बाहर लिखा रहता है क्या, फूडिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज अवेलेबल, लिखा रहता है ना। लेकिन ये सही है क्या, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि नाउन के साथ हम एडिशनल आईएनजी नहीं लगाते हैं, वो तो वर्ब में लगता है ना, राइट। लॉज एक वर्ब है, उसमें आईएनजी लगेगा, लेकिन फूड में आईएनजी गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, देखिए सेंटेंस, दिस हॉस्टल प्रोवाइड फूड एंड लॉजिंग। तो यहां पे फूडिंग को हमने रिप्लेस किया किससे, फूड से, किससे, फूड से। सो दिस हॉस्टल प्रोवाइड्स फूड एंड लॉजिंग फैसिलिटी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसको समझने में। लेकिन हम लोग सोचिए कितना ज्यादा मिस्टेक करते हैं ना। चलिए नंबर 15 पे आ जाते हैं। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, पॉइंट नंबर 15, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 15 कहता है सेंटर। कौन सा शब्द की बात कर रहे हैं, कौन से नाउन की बात कर रहे हैं हम, सेंटर मतलब केंद्र। सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र, ठीक है। तो ये सेंटर जो है वो कैसा वर्ड है, कैसा टर्म है, मैथमेटिकल। सेंटर इज अ मैथमेटिकल टर्म, सेंटर इज अ मैथमेटिकल टर्म। वेयर एज मतलब जबकि, मिडल इज द टर्म यूज्ड नॉर्मली। अगर हम जनरल सेंस की बात करें तो हम मिडल वर्ड यूज करते हैं, बीच को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, मिडल। लेकिन जब सेंटर यूज करते हैं तो सेंटर हो जाता है मैथमेटिकल टर्म, वो यूज नहीं करना चाहिए ऐसे डायरेक्टली। क्लियर है। जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सही है, मिडल ऑफ अट्रैक्शन नहीं सही है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं, कमरे के बीचों बीच आप बैठे हैं, तो आप सेंटर में बैठे हैं कि मिडल में बैठे हैं, क्यों, सेंटर क्यों नहीं लगेगा बताइए। एक कमरे के बीचों बीच अगर आप बैठे हैं तो आप सेंटर लगाएंगे कि मिडल लगाएंगे, और क्यों लगाएंगे ये बताइए मुझे। Tell me. Anyone? What would you use? See the question. I was in the center of the room. मैं कमरे के केंद्र में था। नहीं, आप हिंदी में भी अगर बोलिएगा तो कहीं ऐसे बोलते हैं क्या कि मैं कमरे के केंद्र में था, आप बोलते हैं मैं कमरे के बीच में था। बीच में खड़े मत रहो, डोंट स्टैंड इन द सेंटर, कि डोंट स्टैंड इन द मिडल। बात समझ रहे हैं ना। मैथमेटिकल वे में अगर बात करते हैं, जैसे द पॉइंट वाज गिवन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कि एट द मिडल ऑफ द सर्कल, सेंटर, क्योंकि वो मैथमेटिकल हो गया। बात समझ में आ रही है ना। जब हम मैथमेटिकल वे में बात करेंगे तो हम वहां पे सेंटर लगाते हैं, वरना साधारण सेंस में क्या लगाते हैं बीच के लिए, मिडल। क्या लगाते हैं, मिडल। एनी कंफ्यूजन, एनीवन? ग्रेट। लेट्स सी पॉइंट नंबर 16, जिसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं हम नॉर्मल बोलचाल में। कजिन, कौन सा शब्द दिख रहा है हमें, कजिन कौन होता है बताइए, कजिन किसे कहते हैं, राइट। जो भी हमारे भाई बहन होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं क्या, कजिन, जो अपने सगे नहीं है। और सगे को कहते हैं सिबलिंग्स। क्या कहते हैं, सिबलिंग्स। क्लियर है ना। सो कजिन इज नॉट फॉलोड बाय ब्रदर और सिस्टर। व्हाट इज द रूल सेइंग, cousin is not followed by brother or sister. Means whenever it comes to use like or denote a person who is in relation brother or sister but is not our own like sibling, then we have to say cousin, just cousin. We do not have to say cousin brother or cousin sister. Getting me? यानी कि cousin के साथ brother या sister शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन एग्जाम में आपको किस तरह से मिलेगा या गलतियां कहां हम करते हैं, लेट्स सी विद एग्जांपल। सी माय कजन ब्रदर इज डूइंग, यहां पे कजन के साथ क्या यूज किया गया है सेंटेंस में, ब्रदर। ये क्या सही है, नहीं सही है। माय कजन ब्रदर इज डूइंग हिज होमवर्क ना, सही होगा क्या, माय कजन इज डूइंग हिज
होमवर्क। आप यहाँ पे क्या ओमिट करेंगे, क्या हटाएंगे? ब्रदर को, ठीक है। अब आप हो सकता है कि बोलेंगे सर जेंडर कैसे पता चलेगा, डिटरमाइन कैसे करेंगे, वो भाई ही है। तो आप देखिएगा आगे जाकर क्या दिख रहा है हमें, मेल, राइट, इन जनरल। बट ऐसा नहीं है कि आपको डिटरमाइन करना ही है जेंडर, कजन में दोनों शामिल होते हैं। क्लियर हुआ? इन एनी सर्कमस्टेंस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। लेट्स सी पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 17 क्या कहता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है क्या? वेदर। किसकी बात कर रहा है ये? वेदर का हिंदी लिख लीजिएगा मौसम। क्या होता है वेदर का हिंदी? मौसम, ठीक है। अच्छा, मौसम हर पल बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि अभी थोड़ी देर अभी धूप है और थोड़ी देर के बाद जबरदस्त बारिश होने लगे, जैसा कि कल भी हुआ था, है ना। तो ये हो गया वेदर। क्या हो गया? अच्छा, कुछ एक पर्टिकुलर 2 महीने 3 महीने के बाद जो मौसम का हालात बदलता है उसको क्या कहते हैं? सीजन। क्या कहते हैं उसको? सीजन। और उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता है? ऋतु। क्या कहते हैं? ऋतु, है ना। अभी कौन सा सीजन चल रहा है? रेनी सीजन, है ना। रेनी सीजन स्टार्ट हुआ है, करेक्ट। तो इसी तरह से, लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म की बात करें कि 10 साल 15 साल से एक जगह का मौसम का हालात एक ही जैसा है लगभग, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख के का जो मौसम है, जनरल टेंडेंसी बात कर रहा हूँ, वहां के वेदर कंडीशंस में, तो कैसा रहता है? ठंडा गर्म, कैसा रहता है? ठंडा ही रहता है। तो वहां नॉर्मली जो लॉन्ग टाइम टर्म की बात करते हैं तो वहां क्लाइमेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो यहाँ पे हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। तो वेदर टॉक्स अबाउट अ शॉर्ट टाइम कंडीशन वेयर एज क्लाइमेट इंडिकेट्स अ लॉन्ग टर्म कंडीशन, है ना। यानी कि जो पल पल बदलता है शॉर्ट टर्म में जिसमें चेंजेस आते हैं उसको हम लोग मौसम या फिर वेदर कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो उसको हिंदी में जलवायु और इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं, है ना। कहीं कोई कंफ्यूजन समझने में? तो चलिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिखता है वो भी देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले गलत सेंटेंस देखते हैं, रॉन्ग सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए पढ़िए सेंटेंस क्या है? द वेदर ऑफ शिमला इज ऑसम। कोई बोल रहा है अरे शिमला का मौसम जबरदस्त है, तो क्या मौसम बोलना ठीक होगा? नहीं, क्योंकि शिमला की तो कैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो वहां का जलवायु देखते हैं ना कि मौसम, क्योंकि प्रेजेंट जो वेदर कंडीशन हो तो कभी बदल सकता है। शिमला में भी बारिश हो सकती है, थोड़ी गर्मी लग सकती है किसी दिन, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ हम मेनली बात कर रहे हैं किसकी, कि एक लॉन्ग टर्म में वहां का मौसमी हालात कैसा है, तो उसको हम लोग क्लाइमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लाइमेट। चलिए अभी देखते हैं इसका सही सेंटेंस क्या होगा। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज ऑसम। क्या सही होगा? सबने नोट डाउन कर लिया? ओके, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज ऑसम। Alright, so now we are going to see the point number 18. Clear? हम सर्कस में जाते हैं या नहीं? अब कहाँ सर्कस दिखता है ना। लेकिन एक टाइम था, है ना, हम लोग अपने चाइल्डहुड में सर्कस में जाते थे। तो सर्कस की जब बात होती है तो सर्कस में जानवर भी दिखते हैं, ठीक है, अलग अलग लाइक कलाकार दिखते हैं, है ना, राइट। और बेसिकली वहां पे आकर्षण होता है क्या, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वहां पे? क्लाउन्स। क्या होते हैं? लेकिन हम लोग जनरली उसको जोकर शब्द से इंडिकेट कर देते हैं, करते हैं ना। लेकिन जोकर एक्चुअली हम उसे कहते हैं बेसिकली जिसको कोई जिसके जरिए कोई कुछ मैसेज देता है बुलवा कर, ठीक है, और हंसाते हुए, वो जोकर होता है। जो कहता है, जो जोक सुनाए, इसको ऐसे याद रख लीजिए, जॉक्यूलर, जोकर और जोकोज। लेकिन हम सर्कस में कोई जोक सुनाता है क्या? वो अपने हाव भाव और अपने एक्शन से हंसवाते हैं, क्लियर है। इसलिए वो जोकर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? क्लाउन। याद रहेगा। तो हम सर्कस में क्लाउन देखते हैं ना कि जोकर। तो सेंटेंस अगर देखिए जैसे एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन, देखिएगा, द चिल्ड्रेन आर हैप्पी टू सी अ जोकर इन द सर्कस। सही है क्या? बच्चे सर्कस में जोकर को देख के खुश हैं। गलत है ना। सही क्या होगा? द चिल्ड्रेन आर हैप्पी टू सी अ क्लाउन इन द सर्कस। सही क्या होगा? यस। एनी डिफिकल्टी? ग्रेट, लेट्स मूव ऑन। अब आगे देखते हैं। अब देखिए नंबर 19, पॉइंट नंबर 19 पे ध्यान दीजिए। क्या है? साइन। किसकी बात कर रहा है ये? साइन। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आया हुआ है इसका क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप पढ़ के नहीं जाइएगा ना तो 100% ये इसमें मिस्टेक करते हैं जनरली। अभी भी जो आप पॉइंट पढ़ रहे हैं, नो डाउट आप पढ़ रहे हैं तो आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आपका टेस्ट होता है, अगर मान लीजिए मैं पढ़ाता नहीं और पहले टेस्ट ले लेता ना, तो यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन आपसे गलत बन जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि देखने के बाद कॉमन एरर का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब है साधारण, साधारण रूप से जहां हम गलतियां करते हैं उसी के तो कॉमन एरर कहते हैं। गेटिंग मी? बस वही चीज है। साइन इज अ सिंबॉलिक मार्क। साइन क्या है? हिंदी में लिख लीजिए चिन्ह। हिंदी में क्या कहते हैं? साइन का हिंदी क्या होता है? चिन्ह। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके स्किन पर कहीं पे दाग लगा हुआ है जलने का, तो वो साइन है या सिग्नेचर है? साइन है ना? लेकिन आप कहीं दस्तखत करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्नेचर इज अ रिटन मार्क। सिग्नेचर इज अ रिटन मार्क, ये लिखित में होगा हमेशा, है ना? क्लियर हुआ? अब इससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे दिखाई देगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? पुट योर साइन ऑन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स पर अब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम साइन ही कहते हैं, साइन करो कहते हैं ना, लेकिन वो एक्चुअली में साइन नहीं कहना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए? अब मान लीजिए ये रूल आप नहीं पढ़ते और अभी आप एग्जाम दे रहे होते या टेस्ट दे रहे होते हैं, इसमें आप मिस्टेक कर सकते थे कि नहीं? हो सकता है कि इसमें मिस्टेक हो जाता ना। चलिए, तो यही हो गया यहाँ पे, पुट योर साइन ऑन द डॉक्यूमेंट। सही सेंटेंस क्या होगा? पुट योर सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए, है ना? अब देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आया इस तरह का। क्वेश्चन देखिए कैसा है, बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए सभी लोग लिखकर। अटेम्प्ट द क्वेश्चन। B. Wow. Power. Students are, see. Sir, B. ओके, बन गया? चलिए, द मैनेजर हैज हिज साइन, राइट? यहाँ पे साइन सही है क्या? वेरी गुड, द आंसर इज बी। Yes, sir. द आंसर इज बी, है ना? हमें अगर टिक लगाना है तो आंसर क्या हो जाएगा? एनी डिफिकल्टी एनीवन? ग्रेट। चलिए, इस तरह क्वेश्चन बन जाना चाहिए, है ना? अब आ जाइए पॉइंट नंबर 20 पे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जेंटलमैन। किसकी बात कर रहे हैं हम? जेंटलमैन। हम लोग लेडीज एंड जेंटलमैन अनाउंसमेंट को भी सुनते हैं ना, तो जेंटलमैन क्या होता है, कौन होता है, बताइए? आदमी को संबोधित किया जाए। संबोधित किया जाए, ठीक है। बेसिकली ये इज्जत के साथ होता है कि बेइज्जती के साथ होता है? वेरी गुड। सो जेंटलमैन इज यूज्ड टू रेफर टू अ मैन कैरेक्टर। अगर हम किसी को जेंटलमैन कहते हैं तो हम उसके कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं कि वो अच्छे कैरेक्टर का है। क्लियर है ना? तो इसमें देखिए मिस्टेक क्या होता है और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिएगा। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ही इज अ टॉल जेंटलमैन। ही इज अ टॉल जेंटलमैन। तो टॉल क्या दिखा रहा है? उसका कैरेक्टर दिखा रहा है क्या? नहीं, टॉल उसका क्या दिखा रहा है? उसका हाइट दिखा रहा है। टॉल उसका एक कह सकते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस दिखा रहा है ना? और जेंटलमैन क्या दिखा रहा है? कैरेक्टर। इसलिए ये सेंटेंस गलत है और सही क्या होगा? ही इज अ जेंटलमैन। ही इज अ जेंटलमैन। ठीक है ना? यानी कि हम कभी भी फिजिकल अपीयरेंस और कैरेक्टर साथ में इस तरह से नहीं दिखाते। क्लियर है ना? इज अ टॉल जेंटलमैन गलत है। अंडरस्टूड? शुड वी मूव ऑन? आगे बढ़ा जाए? और यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। है कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक, टेस्ट लूंगा फिर देखिएगा कंफ्यूजन कहां से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बढ़ते हैं अब अपने इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ, ठीक है ना? अभी हेडिंग क्या देंगे आप सब? हाँ, ठीक है ना? मेजर रूल्स ऑफ, ठीक है, इस पे हमारा फोकस होगा।
मेजर रूल्स। अब देखिए यहां तक टेक्निकल एस्पेक्ट्स यानी टेक्निकलिटी शुरू होते हैं। नाउन में बहुत गहराइयां हैं, अचानक से कोई चीज सिंगुलर हो जाता है, फिर अचानक प्लूरल हो जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है ना, वो समझना है। लेकिन हम लोग ना एकदम बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं, एकदम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, यानी कि आप लोग ऑलरेडी जो बचपन में पढ़े हैं वो सब भी मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट नाउन से रिलेटेड तो कंप्लीटली ठीक रहे, है ना। चलिए सबसे पहले यहां पे देखते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है, देखिएगा। ये कहता है अ प्रॉपर नाउन। कल के क्लास में, कल के सेशन में मैंने आपको सारे नाउन, जितने भी प्रकार के नाउन्स होते हैं, काइंड्स जो उसके होते हैं, ठीक है, वो सारा डिफाइन करके समझाया था अच्छे से विद एग्जांपल्स, याद है। तो प्रॉपर नाउन तो बचपन से पढ़े हुए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में, है ना, यानी जब भी हम किसी पर्टिकुलर इंसान या किसी चीज के पर्टिकुलर नाम को रेफर करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है ना। तो अब प्रॉपर नाउन ऑलवेज कमेंसेस विथ अ कैपिटल लेटर। कमेंस का मतलब शुरू होना। तो कोई भी प्रॉपर नाउन जो होता है, अगर आप राइटिंग स्किल की बात करें तो चाहे वो सेंटेंस के शुरुआत में हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो सेंटेंस के अंत में हो, वो हमेशा क्या उसका फर्स्ट लेटर रहेगा, कैपिटल रहेगा। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, माया का एम कैपिटल है, कृष्णा का के कैपिटल है और इंग्लैंड का ई कैपिटल है ना। तो फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रहेगा किसी भी प्रॉपर नाउन का, कैपिटल रहेगा। करेक्ट, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है। राइटिंग स्किल की ही और भी बात कर लें तो अगला पॉइंट उसी से रिलेटेड है। ये कहता है जी ऑफ द वर्ड गॉड शुड ऑलवेज बी कैपिटल। अब गॉड के प्रति आपका रेस्पेक्ट जो होता है उसको रेफर करता है जी का कैपिटल होना। क्लियर है ना। गॉड, ऑल्दो यहाँ पे गॉड जो है वो एक प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन फिर भी आप गॉड का जी हमेशा क्या रखेंगे, कैपिटल रखेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू शो योर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स गॉड। क्लियर है, इसलिए इंग्लिश में ये रूल लागू है। समझ में आई बात। आप स्मॉल भी लिख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई अथीस्ट हैं, आप ईश्वर के अस्तित्व में यकीन नहीं करते हैं, या आप एग्नोस्टिक हैं, तो आप जी स्मॉल रख सकते हैं। लेकिन ग्रामर कहता है कि जी को, गॉड के जी को हमेशा क्या रखो, कैपिटल रखो, ठीक है। ये राइटिंग स्किल के लिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। आई शैल प्रे टू गॉड फॉर माई सक्सेस, लिखा आपने, आई शैल प्रे टू गॉड का जी क्या रखना है आपको, वेरी गुड। अब आगे बढ़े, चलिए यहां तक तो आसान आसान नियम था ना। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कुछ डिफिकल्ट जिनको हमें समझना पड़ेगा। बिना समझे ये डिफिकल्टीज देंगे आपको, ठीक है, प्रॉब्लम्स देंगे आपको। देखिए ध्यान से समझिए, रूल कह रहा है क्या, अ कलेक्टिव नाउन। कल के सेशन में, कल के क्लास में हमने डिफाइन किया अच्छे से कलेक्टिव नाउन को, समूहवाचक संज्ञा को, याद है ना। सबको समझ में आ रहा है। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। जहां पे हम कलेक्शन की बात करें वो कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे बहुत सारी लड़कियां, कल मैंने एग्जांपल दिया था ना, बहुत सारी लड़कियां गोलगप्पे खा रही हैं, तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, आप बेबी ऑफ गर्ल्स क्या बोलेंगे, कल के क्लास में थे ना, कल के क्लास में ये चीज पढ़ाया गया है, ठीक है। बेबी कहते हैं, क्या कहते हैं। बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ रही हैं एक साथ ग्रुप में, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वार्म। कल के क्लास में पढ़ाया है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारी गायें हैं, काउज हैं, वो घास चर रही हैं, बताइए उनके झुंड को क्या कहेंगे, हर्ड। क्या कहेंगे, हर्ड, ठीक है ना। चलिए, तो कलेक्टिव नाउन अगर है तो वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन अगर किसी सेंटेंस में हमें दिखे तो वो होगा सिंगुलर। क्या होगा, सिंगुलर का मतलब एक वचन, ठीक है। कंडीशन क्या है, इफ इट्स इंडिविजुअल्स आर यूनाइटेड, यदि उसके अंदर के सभी सदस्य एकजुट हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ढेर सारे जजों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, ज्यूरी। क्या कहते हैं, ज्यूरी। जैसे हम डांस इंडिया डांस मान लीजिए देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 3 जज बैठते हैं, राइट, तो उनको, या 4 जज बैठते हैं, उनको मिला करके क्या बनती है, ज्यूरी बनती है। अब ज्यूरी जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन हुआ ना, क्योंकि ढेर सारे जजेस से मिलकर बना। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है यदि उसके अंदर के सदस्य एकजुट हैं। तो मैं यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल दे रहा हूं ज्यूरी का, और एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए, द ज्यूरी लॉन्ग टू गिव इट्स डिसीजन इन ऑफ दिस केस इन द नेक्स्ट हियरिंग। यानी कि ये जो ज्यूरी है हमारी, है ना, वो क्या देना चाहती है,
अब यहाँ पे लॉन्ग वर्ड देख के कंफ्यूज मत हो। लॉन्ग का मतलब लिखिए चाहना। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? चाहना। मैं शराब पीना चाहता हूं, बोलिए इंग्लिश में। सीरियसली पीना चाहते हैं आप लोग? नहीं, आई लॉन्ग टू ड्रिंक, बोलिए। मैं वहां जाना चाहता हूं। तो समझ में आ रहा है ना, लॉन्ग का मतलब हो गया चाहना। क्या हो गया? चाहना। यहाँ वांट भी मैं लिख सकता था, लेकिन आपको मुझे एक नया वर्ड बताना था, इसलिए मैंने लॉन्ग लिखा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, द ज्यूरी लॉन्ग टू। ज्यूरी यहाँ सिंगुलर है कि प्लूरल, पहले ये तय करना होगा, और ये तय हम तब कर पाएंगे जब हम सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे। सेंटेंस में कहा जा रहा है कि एक ज्यूरी है, यानी जजेस का एक समूह है ना, और वो क्या देना चाहता है? फैसला, डिसीजन। तो आप बताइए कि किसी भी केस का डिसीजन एक ही हो सकता है कि अलग अलग डिसीजन होगा? डिसीजन अलग अलग कैसे होगा? डिसीजन तो एक, मान लीजिए 10 जज बैठे हैं, केस एक ही है, सुनवाई हो रही है, तो डिसीजन फाइनली एक ही ना आएगा। तो उस दौरान, डिसीजन देने के दौरान, ज्यूरी के अंदर के जजेस को एकजुट होना पड़ेगा कि डिवाइडेड होना पड़ेगा? एकजुट होना पड़ेगा। क्लियर है? तो जब एकजुट हो जाएगा ज्यूरी, तो ज्यूरी सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर जब हो जाएगा हमारा ज्यूरी, ध्यान से समझिए, सिंगुलर जब हो जाएगा हमारा ज्यूरी, तो आने वाला वर्ब भी तो सिंगुलर होगा। यानी अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। और लिख लीजिए सब लोग नोटबुक में, किसी भी सिंगुलर वर्ब के लास्ट में एस या ईएस होता है, लिख लीजिए। देयर इज ऑलवेज एस और ईएस एट द एंड ऑफ अ सिंगुलर वर्ब। किसी भी सिंगुलर वर्ब के अंत में, उसका पहचान बता रहा हूं, किसी भी सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी, इवन किसी भी सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस या ईएस होता है। किसी भी सिंगुलर वर्ब के अंत में एस या ईएस होता है, लिखिए आपने। और नाउन के लास्ट में से एस लग जाता तो नाउन प्लूरल हो जाता है, मतलब उल्टा चलता है, ठीक है। अब यहां हमें समझ में आ रहा है अच्छे से। ज्यूरी यहां मेरा क्या हो चुका है बताइए? सिंगुलर। ज्यूरी हमारा क्या हो चुका है? सिंगुलर। तो आने वाला जो वर्ब है, जो लॉन्ग दिख रहा है, लॉन्ग क्या है? क्रिया है, वर्ब है, ये भी सिंगुलर होना चाहिए ना। तो सिंगुलर वर्ब का पहचान मैंने क्या बताया है? एस एस लगे। तो आप खुद बताइए कि इसका एरर, इस सेंटेंस में गलती कहां है? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? यस, लॉन्ग। यहाँ आंसर है ए, है ना, राइट। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आप क्या करके आएंगे? आंसर ए। क्यों? क्योंकि ज्यूरी यहाँ सिंगुलर है, एक कलेक्टिव नाउन होते हुए वो सिंगुलर है, और उसके साथ आने वाला वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि सेंस सिंगुलर का निकल रहा है। क्योंकि ज्यूरी जो है, न्याय मंडल कहते हैं, न्याय मंडल के अंदर के सारे जजेस एकजुट होंगे तभी तो केस का फैसला देंगे अगली सुनवाई में। इसलिए यहाँ एकजुट होने की बात हो रही है, यूनाइटेड होने की बात हो रही है। समझ में आई बात सबको? एनी डिफिकल्टी? चलिए, आप में से किसी को डाउट है तो पूछिएगा। नहीं है डाउट? चलिए ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ, या रूल नंबर 4 की तरफ। देखिए ध्यान से, अभी जो हमने समझा है ना पॉइंट, अभी जो रूल हमने समझा कि कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर होगा यदि उसके सदस्य आपस में एकजुट हों। लेकिन हमारा कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कब? जब एकजुट ना हो, बटा हुआ हो। जैसे रूल देखिए क्या कह रहा है, अ कलेक्टिव नाउन इज प्लूरल। एक कलेक्टिव नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। इफ इट्स इंडिविजुअल्स आर डिवाइडेड, यदि उसके अंदर के सारे सदस्य आपस में बटे हुए हों। हम उसी न्याय मंडल का एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी सीरियल में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहे तो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे समझिएगा, ज्यूरी, फिर से हम ज्यूरी की बात कर रहे हैं, न्याय मंडल, ठीक है। तो ज्यूरी जो है वो आपस में बटी हुई है किसी केस के विचारों पर, अपने अपने विचारों पर किसी केस के बारे में बटी हुई है। देखिए जजेस भी तो इंसान है ना, उनके भी तो विचार हो सकते हैं ना, भले ही उनको डिसीजन एक देना पड़ता है लास्ट में, एक साथ एक टीम में बैठे हैं, एक ज्यूरी में बैठे हैं, तो डिसीजन तो एक ही देना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा विचार अलग हो, उनका विचार अलग हो, उनका विचार अलग हो, आपका विचार अलग हो सकता है कि नहीं? विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन फैसला एक ही होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए, अ कलेक्टिव नाउन इज प्लूरल इफ इट्स इंडिविजुअल्स आर डिवाइडेड, यानी कि कलेक्टिव नाउन हमारा प्लूरल हो जाएगा यदि उसके सदस्य आपस में बटे हुए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ है। द ज्यूरी, फिर से हम किसकी बात कर रहे हैं? न्याय मंडल, है ना, ज्यूरी। अब देखिए क्रिया
यहाँ पे वॉज दिख रहा है हमें हेल्पिंग वर्ब, राइट। हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया। ये क्या दिख रहा है? वॉज। वॉज हम पास्ट टेंस में लगाते हैं। वॉज हम किस में लगाते हैं? और सिंगुलर के लिए लगाते हैं कि प्लूरल के लिए लगाते हैं? सिंगुलर के लिए लगाते हैं। अब यहाँ पे जो ज्यूरी है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? नहीं, बिना पढ़े नहीं तय कर सकते, अभी तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। पढ़ेंगे, देखिए, द ज्यूरी वॉज टोटली डिवाइडेड। अब पढ़ेंगे तो समझ में आ रहा है। ज्यूरी जो है न्यायमंडल, वो पूरी तरह से बटी हुई है अपने अपने विचारों में, इन देयर ओपिनियन ऑन दिस केस, है ना। इस केस पर अपने अपने विचारों में न्यायमंडल बटी हुई है पूरी तरह से। अब बटने की सेंस, बटने का सेंस आ रहा है, तो अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ज्यूरी जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताइए। सिंगुलर नहीं है, यानी कि प्लूरल है। हम वॉज की जगह क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। वॉज की जगह क्या लगेगा? वर, क्योंकि वॉज के लास्ट में क्या है? एस। अभी अभी मैंने बताया था कि वैसा कोई भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसके लास्ट में एस या ईएस है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्लियर है ना अच्छे से? तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आई थिंक बन जाएगा, आप किसी को समझाने लायक भी रहेंगे। करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही हम रखेंगे, क्योंकि ये अब डिफिकल्ट बनता जाएगा नाउन धीरे धीरे, ठीक है। यानी कल के क्लास में, कल के सेशन में नाउन कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो कल है होगा थोड़ा भारी भरकम, थोड़ा ठीक ठाक, लाइक एनर्जी के साथ रहना है क्लास में। क्लियर? क्योंकि कल हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स, एस्पेक्ट समझेंगे जो कि थोड़ा सा लेंदी लगेगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन कल का क्लास भी थोड़ा सा लेंदी ही चलेगा। समझ में आई बात? तो आज के सेशन में इतना ही हम रख रहे हैं, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर यस। सर लास्ट वाला एग्जांपल थोड़े से समझा दीजिए एक बार और। हाँ, ज्यूरी जो है ना, ज्यूरी यहां पर कहा जा रहा है इसमें कि ये न्यायमंडल, देखिए अभी हम लोग इसके पहले वाला एग्जांपल समझे थे ना, ज्यूरी वाला। पॉइंट नंबर जो इससे ठीक पहले हुआ था, नंबर 3, ये वाला, द ज्यूरी लॉन्ग टू, ये तो समझ में आ गया था। हाँ सर। यस। तो सेम है ये कह रहा है क्या कि हमारा कोई भी कलेक्टिव नाउन अगर होगा सेंटेंस में, तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल बन जाएगा अगर उस ज्यूरी के अंदर, या कोई भी टीम है, सपोज करिए क्लास है, क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन है ना। क्लास भी क्या है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो क्लास, हाँ, क्लास सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। सिंगुलर तब होगा जब क्लास के सारे बच्चे एक समूह में एक साथ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना। अगर क्लास प्लूरल आपको समझना है तो क्लास के, मान लीजिए कि 10 बच्चे क्लास में हैं, तो 10 के 10 अलग अलग कामों में इन्वॉल्व है। एक गेम खेल रहा है, ठीक है, एक लेटा हुआ है, सो रहा है, ठीक है, एक मैथ्स बना रहा है, ठीक है, तो एक इंग्लिश पढ़ रहा है। तो यहाँ पे विभाजन, यानी एक डिवीजन दिखेगा। जब डिवीजन का सेंस होगा तो कोई भी कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ इस सेंटेंस में हुआ, यहाँ पे ज्यूरी हमारा प्लूरल हो गया, क्योंकि आगे जाके देखिए डिवाइडेड होने की बात हो रही थी। क्या होने की बात हो रही थी? डिवाइडेड होने की। इसलिए यहाँ पे हम वॉज नहीं लगा सकते हैं, वर लगाना पड़ेगा, है ना। द ज्यूरी वर टोटली डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ऑन दिस केस। समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए, और कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। यस, पूछिए। सर आई हैव ए प्रॉब्लम। सर कहीं कहीं जो योर वॉइस